अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोडिंग जोन। तो आज हम सी लैंग्वेज का एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डाटा टाइप्स और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो इस वीडियो में हम जितनी भी डाटा टाइप्स हैं जो सी लैंग्वेज में यूज़ होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक वेरिएबल जो कि हम कोडिंग के दौरान यूज़ करते हैं उसको इनिशियलाइज करना और उसे डिक्लेयर करना भी सीखेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डाटा टाइप है वो हमारे पास है इंट टाइप। इंट जो हमारे पास डाटा टाइप है वो हमारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करती है, लाइक 1 2 3। तो अगर हमने कोई एज नाम से वेरिएबल लिया है तो उसके लिए हम एक इंट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो इंट की जो एक मेन बात है वो ये है कि ये मेमोरी में 4 बाइट्स को यूज़ करता है, ठीक है। तो इसके अलावा इंट डाटा टाइप की और भी मज़ीद टाइप्स हैं जो है हमारे पास शॉर्ट इंट और शॉर्ट, जो हमारे पास 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में। उसके बाद लॉन्ग इंट है और उसके बाद लॉन्ग, यानी कि लॉन्ग इंट या फिर लॉन्ग, दोनों एक ही डाटा टाइप के दो नाम है। ये हमारे पास कम से कम 4 बाइट्स या फिर 8 बाइट्स भी ले सकता है मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड टाइप है फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप हमारे पास जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं, लाइक हमने कोई एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा लिया है एवरेज के नाम से, हमने स्टूडेंट्स की एवरेज निकालनी है, ठीक है। उसके लिए हम फ्लोट की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो फ्लोट की जो डाटा टाइप है वो हमारे पास टिपिकली 4 बाइट्स को यूज़ करता है। और इसके बाद इसकी एक और टाइप है डबल, जो कि फ्लोट के ही फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ही इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होता है। वो हमारे पास मेमोरी में 8 बाइट्स यूज़ करता है, ठीक है। इसकी तीसरी डाटा टाइप हमारे पास चार है। चार जो सिंगल कैरेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है, लाइक हमने कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर ABC कोई भी हमने इनिशियलाइज करवाना है तो उसके लिए हम चार की डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो एक बात जो चार डाटा टाइप की याद रखने वाली ये है कि जब भी हमने कोई चार का वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना है तो हमने उसे हमेशा सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना है। और चार हमारे पास टिपिकली 1 बाइट मेमोरी में यूज़ करता है। इसकी जो चौथी डाटा टाइप है वो वॉइड है। वॉइड हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी दूसरी डाटा टाइप यूज़ नहीं करनी, लाइक हमने इंट, चार या फ्लोट हमने यूज़ नहीं करनी, तब हमारे पास वो नहीं है डाटा टाइप्स, तब हम वॉइड यूज़ करते हैं। वॉइड की जो डाटा टाइप है वो फंक्शंस को बनाने के लिए यूज होती है, लाइक जब हम मैंने पिछली वीडियो में बताया था हमने एक इंट मेन का फंक्शन बनाया था, तो हम वहां पर इंट मेन की जगह हम वॉइड मेन भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वॉइड डाटा टाइप जब हम यूज करेंगे तो हमने उसकी रिटर्न टाइप नहीं लगानी, लाइक जब हमने इंट मेन में रिटर्न 0 लिखा था तो हमारे प्रोग्राम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अगर हम वॉइड मेन में जाके एंड पे रिटर्न 0 यूज करेंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है और इनिशियलाइज कैसे करना है। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम अपने वेरिएबल्स को सेट करते हैं ताकि हम उसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमने अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है। तो जब हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो वो हमारा कंपाइलर पे हमारा जो वेरिएबल है उसका नेम और डाटा टाइप को बताता है। लाइक ये देखिए एग्जांपल में मैंने बताया कि मैंने एक इंट डाटा टाइप ली है और उसके बाद हमने ए के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ए के नाम का वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो चुका है और उसे मेमोरी भी असाइन कर दी गई है, यानी कि एक ब्लॉक है जो कि ए के नाम को असाइन कर दिया गया ताकि ए अपना कोई भी इसमें डाटा, कोई भी अपना इंटीजर रखवा सके, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर मैंने एक बी के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया और उससे भी मेमोरी असाइन कर दी गई है 4 बाइट्स के लिए। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन के बाद हम करते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी कि पीछे हमने पढ़ा था हमने सिर्फ एक इंट का वेरिएबल इंट की डाटा टाइप ली थी और साथ में हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करा था, बस हमने सिर्फ उसे एक मेमोरी जो है वो असाइन की थी। लेकिन जो इनिशियलाइजेशन है इसमें यह है कि हमने मेमोरी के साथ साथ उसे कोई भी इंटीजर भी असाइन करना है, लाइक ये देखें यहाँ पर मैंने एक इंट डाटा टाइप लिया, ठीक है। और साथ में मैंने एक ए के नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करा लिया। यहाँ यहाँ तक तो हमारी डिक्लेरेशन हो गई। साथ में मैंने इक्वल का निशान लगा के 10 लिख दिया, यानी कि जो हमारे पास ए था
ए वेरिएबल था उसमें हमने 10 की वैल्यू रखवा दिया, हमारे ब्लॉक के अंदर यहाँ पर 10 की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। दूसरा जो हमने इंट बी लिया उसमें हमने 5 की वैल्यू रखा दी। इस तरह से हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो इनिशियलाइजेशन के दो तरीके होते हैं, एक तो हम जब अपनी कोडिंग कर रहे होते हैं तभी हम अपने वेरिएबल को कोई सी भी वैल्यू असाइन कर देते हैं। दूसरी इनिशियलाइजेशन का तरीका ये है कि हम अपनी कंपाइलेशन के दौरान या जब हम अपना प्रोग्राम रन करते हैं तब हम अपने यूज़र से कहते हैं कि हमें अपनी वेरिएबल की कोई भी वैल्यू दे दो। लाइक यहाँ पर मैं प्रोग्राम में लिख देती हूँ, यूज़र से कहती हूँ कि मुझे ए के लिए कोई सी भी वैल्यू दे दो, तो वो स्कैन एफ के ज़रिए मैं उसे वैल्यू असाइन करूँगी, ए को, बी को या कोई भी दूसरा वेरिएबल है उसे मैं अपनी वैल्यू असाइन करूँगी, ठीक है। अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम वो रन करके देखते हैं ताकि हम मज़ीद इसके बारे में जान सकें और इसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें। तो आ जाते हैं हम अपने प्रोग्राम की तरफ। तो मैंने यहाँ पर जो मेरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर था वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी इंट की जो डाटा टाइप है वो लूँगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा इंट, ठीक है। उसके बाद मैंने ए के नाम से एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर करा लिया। यहाँ तक मेरी जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो हो चुकी है, यानी कि मेरी मेमोरी में एक वेरिएबल ए रखा जा चुका है और उसे मेमोरी भी असाइन कर दी गई है, एक ब्लॉक असाइन कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक फ्लोट के नाम से भी मैंने एक डाटा टाइप ले लिया और वो मैंने ले लिया बी, यानी कि मैंने एक डाटा टाइप ली फ्लोट और एक वेरिएबल बी के नाम से डिक्लेयर करा लिया और सेमीकोलन लगा दिया, यानी कि फ्लोट का एक वेरिएबल मेरी मेमोरी में सेव हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चार की डाटा टाइप ली और सी एच के नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई। अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपने प्रोग्राम को सेव करती हूँ। हम बटन यूज़ करेंगे F11 का। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम का नेम लिखेंगे डाटा, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा कोई भी आउटपुट शो नहीं हुआ, बस जो मेरी मेमोरी थी वो एलोकेट हो चुकी है अपने वेरिएबल्स के नाम से, क्योंकि हमने उसमें कोई भी वेरिएबल कोई चीज़ रखवाई ही नहीं थी। तो वो हमें क्या शो कराता, बस उसने ये करा दिया है, हमें ये शो करवा दिया है कि कोई भी एरर नहीं है, कोई भी वार्निंग नहीं है, यानी कि हमारी जो वेरिएबल्स थे उनको मेमोरी के ब्लॉक्स मिल चुके हैं, हम चाहे तो उनमें कोई भी चीज़ रखवा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इक्वल का निशान लगाया, मैंने ए में वैल्यू रखा दी 10 मेरे पास एक कोई सा भी इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद बी में मैंने एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखवाना है, तो मैं यहाँ पर 1.2 रख लेती हूँ और 4 में मैंने कोई सा भी एक कैरेक्टर रखना है, तो मैं सिंगल कोटेशन मार्क यूज़ करूँगी और उसमें मैं एक हैश का सिंबल लगा लूँगी, या फिर आप यहाँ पर कोई सा भी एक अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। जी, मैंने यहाँ पर जी का जो कैरेक्टर था वो इनिशियलाइज करवा लिया। तो अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरी वैल्यूज़ थी वो जाके उन ब्लॉक्स में जाके सेव हो चुकी हैं। अब मैं इनको स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊंगी। तो प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंट एफ की जो फंक्शन है वो यूज़ करेंगे और ब्रैकेट्स लगाएंगे और हम लिखेंगे वहाँ पर द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी। ये जो परसेंटेज डी है वो इंटीजर्स के जो डाटा टाइप है उनको रिप्रेजेंट करता है। हम यहाँ पर कोटेशन मार्क से बाहर आएंगे और फिर यहाँ पर हम लगाएंगे कॉमा और ए ये वाला हमारा वेरिएबल है। हम कहेंगे कि द वैल्यू ऑफ ए परसेंटेज डी ए, यानी कि ए की जो वैल्यू थी वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट करवा दो। तो यहाँ पर एंड पे हम लगाएंगे सेमीकोलन। इसी तरह हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर हम कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ बी और परसेंटेज डी की जगह हम परसेंटेज एफ यूज़ करते हैं। परसेंटेज एफ हमारे
फ्लोटिंग जो डाटा टाइप है उसको रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर ए की जगह हम बी यूज़ कर लेते हैं। फिर से हम इसे एक और स्टेटमेंट को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं CH, क्योंकि हमारे पास जो तीसरा हमने वेरिएबल डिक्लेयर कराया था वो CH के नाम से था। ठीक है, यहाँ पर हम %d की बजाय %c यूज़ करेंगे, जो कि हमारे 4 का डाटा टाइप है उसे रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर a की बजाय हम CH लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर दोबारा से F11 का बटन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एरर नो वार्निंग, और यहाँ पर मेरी जो वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं। द वैल्यू ऑफ A इज 10, द वैल्यू ऑफ B इज 1.2, द वैल्यू ऑफ C इज G। यहाँ पर ये तीनों जो मेरी स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग लाइन पे इसलिए प्रिंट नहीं हुई क्योंकि मैंने यहाँ पर \n यूज नहीं किया। जब हम \n यूज करते हैं तो हमारी जो स्टेटमेंट है या हमारा जो कर्सर है वो अगली लाइन पे मूव कर जाता है। ठीक है, अब हम दोबारा से F11 का बटन यूज करते हैं। ये देखें मेरी जो स्टेटमेंट्स थी वो अगली लाइन पे प्रिंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ये तो थी हमने कोडिंग के दौरान ही अपनी जो वेरिएबल्स थे उनको डिक्लेयर कराया था, लेकिन अगर हम फर्ज करें हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं करवाया था, इनिशियलाइज कराया था। तो अगर फर्ज करें हम यहाँ पर इसे इनिशियलाइज नहीं करवाते, तब हम यूज़र से कहेंगे कि भाई हमें इनकी जो वैल्यूज़ थी वो आप खुद असाइन कर दो, फिर हम उसे प्रिंट कर देंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट करेंगे, और हम उसे कहेंगे कि भाई हमें ये वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन कर दो। ठीक है, तो हम कहेंगे एंटर द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि ए की जो वैल्यू है वो हमें असाइन करो। और यहाँ पर हम scanf का फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि scanf का फंक्शन हम कोई भी इनपुट को लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम %d लिखेंगे। %d हमारे इंटीजर वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। कोटेशन मार्क से बाहर आके हम कॉमा लगाएंगे, और फिर हम लिखेंगे एंड ए। जो एंड है ना, ये हमारे पास एक एड्रेस ऑपरेटर है C लैंग्वेज में। तो ये हमारा जो एड्रेस है ए का मेमोरी के अंदर उसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हमने एक दूसरी प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो है प्रिंट करवाई, और हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ B, यानी कि अब हमें B की वैल्यू जो है असाइन करनी। तो फिर हमने scanf का फंक्शन यूज किया, %f बाहर निकले कोटेशन मार्क से, एंड ऑपरेटर और B। ठीक है, यहाँ तक हो गया, और बाकी की जो स्टेटमेंट है वो ऐसे ही रहने दें। तो हमने यहाँ पर यूज किया F11। अब वो हमसे मांग रहा है वैल्यू कि हमें A की जो वैल्यू है वो असाइन कर दो, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हमने B की वैल्यू कौन सी हमारी फ्लोट की है, तो हम फ्लोट में वैल्यू देंगे। और यहाँ पर आप देखें कि द वैल्यू ऑफ A इज 4, द वैल्यू ऑफ B 1.5 और द वैल्यू ऑफ CH इज C। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3 जो अपनी डाटा टाइप्स थी वो तो हमने डिस्कस कर ली, इंट भी डिस्कस कर ली, फ्लोट भी, चार भी, लेकिन जो हमारी चौथी डाटा टाइप थी वो थी वॉइड। तो वॉइड की जो हमारी डाटा टाइप है वो हम किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज या डिक्लेयर करने के लिए यूज़ नहीं करते। वॉइड की डाटा टाइप हम फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमारा मेन का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने इंट डाटा टाइप यूज़ की थी। हम यहाँ पर फ्लोट की डाटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इंट की डाटा टाइप में मैं एंड पे रिटर्न 0 लिख सकती हूँ, लिखूं या ना लिखूं ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर मैं इंट मेन में अपनी रिटर्न टाइप यूज़ करती हूँ तो मेरे प्रोग्राम में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर देखें सब कुछ वैसे ही रन होगा जैसा कि पहले रन हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर तो मैं यहाँ पर
void void की डाटा टाइप यूज करती हूँ, तो क्या फिर भी ये मेरा प्रोग्राम वैसे ही रन होगा जैसे पहले रन हो रहा था? तो हम चेक कर लेते हैं इसे। तो ये देखें, यहाँ पर ये मेरा एरर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेड लाइन के साथ मुझे बता रहा है कि आपका मेन फंक्शन के अंदर कोई ना कोई एरर है। तो हम क्या करेंगे, हम एंड पे जाएंगे, हम इस रिटर्न 0 को ख़त्म कर देंगे। तो अब हम चेक करते हैं क्या अब भी ये हमारा प्रोग्राम ऐसे ही एरर देगा। हम यूज़ करेंगे F11। तो ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने वॉइड के अंदर कोई सा भी एक वेरिएबल जो है या कोई आर्ग्यूमेंट है वो पास करें। तो मैं यहाँ पर सिंपल वॉइड लिख दूंगी। जब भी मैंने ये यहाँ पर वॉइड का फंक्शन डाटा टाइप यूज़ करनी है, तो मैंने यहाँ पर इस मेन फंक्शन की ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो मैं F11 का बटन यूज़ करूँगी। तो इसलिए जब भी हम अपना वॉइड की डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमने उसके साथ कभी भी रिटर्न 0 नहीं लगाना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।